सतरंगी जंगल में हमेशा की तरह खुशहाली छाई हुई थी। एक दिन लगता है जंगल के पक्षियों को खबर नहीं है। किस बारे में बात कर रही हो तुम? अरे, तुम्हें भी पता नहीं है क्या? जंगल में दूसरे जंगल से मधुमक्खियां आई हैं। वो मधुमक्खियां एक जादुई छत्ता बना रही हैं। जादुई छत्ता? पर वो कैसे? रानी मधुमक्खी जंगल के सभी खास फूलों से रस जमा करके वहाँ छत्ता बना रही है। सुना है उस शहद को पीने से कोई भी पक्षी या जानवर बहुत बलवान हो सकता है। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो हमें भी मधुमक्खी से थोड़ा शहद मांग लेना चाहिए। अरे नहीं नहीं, हमारे मांगने से भी रानी मधुमक्खी हमें शहद नहीं देगी, क्योंकि रानी मधुमक्खी अपनी मर्जी से ही अपना शहद बांट सकती है। अरे, ये दोनों किस मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में बात कर रहे हैं? जो भी हो, आज तो बहुत अच्छी खबर हाथ लगी है। अगर वो जादुई शहद मैं पी लूंगा तो जंगल में सभी से बलवान मैं ही कहलाऊंगा और उस वीरा को भी सबक सिखाऊंगा। पर उसके लिए उस जादुई छत्ते को ढूंढना होगा। चक्रू मन में ये विचार करता हुआ वहां से उड़ जाता है और पूरे जंगल में मधुमक्खी के छत्ते की तलाश करता है। शाम हो जाती है और चक्रू वापस अपने घोंसले में आता है। अरे ये क्या? आज तो वो जादुई मधुमक्खी का छत्ता मुझे कहीं नहीं मिला। अब तो कल ही ढूंढना पड़ेगा। रात बीत चुकी थी। सुबह सूरज की किरणें जंगल पर गिरती हैं। आज वो जादुई शहद तो मैं ढूंढ कर रहूंगा, पर कल मैंने जंगल में उसे हर जगह तलाश किया, मुझे तो वो कहीं नहीं मिला। शायद मुझे बगीचे में जाना चाहिए, वहां जरूर वो मधुमक्खियां आती होंगी। उन्हीं का पीछा करते हुए मैं उस जादुई शहद तक पहुंच जाऊंगा। वाह चक्रू, तेरा दिमाग तो पहले से ही तेज है। चक्रू शहद की लालसा में उड़ जाता है और बागीचे में बैठकर मधुमक्खियों का इंतजार करता है। धीरे धीरे जंगल की मधुमक्खियां फूल पर बैठने लगी और रस भरने लगी। तभी जानू मौसी वहां आ जाती है। अरे चक्रू, कोई मधुमक्खी तुझे पसंद आ गई है क्या, जो यहाँ बैठकर उन्हें घूर रहा है? अगर इन्हें जादुई शहद के बारे में बता दिया तो मौसी मुझे यही मारना शुरू कर देगी। नहीं नहीं, अरे नहीं मौसी, मैं तो फूल तोड़ने आया था। कई दिनों से घोंसले से बदबू आ रही थी, तो सोचा कुछ फूल तोड़कर घोंसले को सजा दूं। अरे कलमुहे, तेरे घोंसले की बदबू फूलों से नहीं जाएगी। उसके लिए तुझे हर रोज नहाना पड़ेगा। जो तू इतने सालों में एक बार नहाता है, उसे बंद कर दे, फिर तेरा घोंसला अपने आप महकने लगेगा। ठीक है मौसी, जैसा आप कहो। अच्छा, मैं जाती हूँ। जानू मौसी वहाँ से उड़ जाती है। अरे, ये तो बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं। इनमें से कैसे तलाश करूँ कि वो जादुई छत्ते वाली मधुमक्खियों का झुंड कौन सा है? बगीचे में बैठा चक्रू ये सोचकर परेशान हो रहा था। तभी सभी मधुमक्खियों में से एक मधुमक्खी का झुंड फूलों से रस भरकर उड़ जाता है। हाँ, इन्हीं मधुमक्खियों के पीछे जाता हूँ, जरूर मुझे जादुई शहद का पता चल जाएगा। चक्रू मधुमक्खियों के पीछे पीछे उड़ता है। मधुमक्खियाँ अपने छाते तक पहुँच जाती हैं। अरे नहीं, ये तो साधारण सा छत्ता है। चक्रू वहाँ से बागीचे की तरफ उड़ जाता है। इस बार फिर एक और मधुमक्खी का झुंड वहाँ से उड़ता है।
चक्रू फिर उनके पीछे जाता है। अरे नहीं, ये भी जादुई छत्ता नहीं है, वापस जाता हूँ। इसी तरह 2 दिन गुजर गए। हर बार मधुमक्खियों का पीछा करते हुए चक्रू के हाथ सामान्य छत्ता ही लगता। एक दिन चक्रू मधुमक्खियों का पीछा करके वहां से वापस जा रहा था। तभी उसे 2 मधुमक्खियों के बातें करने की आवाज आती है। इस बार रानी ने खास फूलों के बारे में बताया है। हाँ, वो खास फूल लेने ही हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा। उस खास फूल से हमारे शहद में और भी ताकत आ जाएगी। अरे वाह वाह, मिल गया मुझे वो जादुई शहद का छत्ता। अब इन्हीं के पीछे जाऊंगा। ये दोनों मुझे उस जादुई शहद तक पहुंचाने का रास्ता बनेंगी। चक्रू दोनों मधुमक्खियों के पीछे पीछे जाता है। अरे वाह, ये रहा मेरा खजाना, इसी में है वो जादुई शहद। चक्रू एक एक लकड़ी चुनकर मधुमक्खी के छत्ते के सामने अपना घोंसला बनाता है और उसी में रहने लगता है। कई दिन बीत जाते हैं। सभी मधुमक्खियां फूलों से रस लेने चली जाती हैं। मेरा काम करने का ये सही मौका है। चल चक्रू, लग जा काम पर। चक्रू रानी मधुमक्खी के पास जाता है। रानी मधुमक्खी, आप अपनी सभी मधुमक्खियों को रस लेने इतने दूर भेजती हो। मेरे पास एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के फूल हैं। आप चाहो तो वहाँ से भी रस मंगवा सकती हो। नहीं चक्रू, हमें कुछ खास फूलों की ही जरूरत होती है। नहीं, वहाँ के फूल साधारण नहीं है, उनकी चमक बाकी फूलों से भी अलग है। अच्छा, तो कल मैं तुम्हारे साथ उन फूलों के बागीचे में चलूंगी। तुम मुझे वहां तक ले जाना। अगले दिन रानी मधुमक्खी चक्रू के साथ फूलों के बागीचे में जाती है। तुमने सही कहा था चक्रू, ये फूल काफी अलग हैं। मेरी मधुमक्खियां यहीं से रस निकालेंगी। रानी मधुमक्खी ने सभी को आदेश दिया कि वह सभी उसी बागीचे से रस लेकर आएं। सभी मधुमक्खियां रस लेने चली जाती हैं। धन्यवाद चक्रू, तुम्हारे कारण हमें नए बागीचे का पता चला है। रानी मधुमक्खी चक्रू को उपहार में थोड़ा शहद दे देती है, जिसे लेकर चक्रू अपने घोंसले में जाता है। देखा मेरा कमाल, मैंने जादुई शहद ले लिया। जल्दी से इसे पी लेता हूँ। चक्रू जादुई शहद पी लेता है। चक्रू के चारों ओर रोशनी फैल जाती है। अरे, इसे पीने से तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अगले दिन चक्रू वीरा बाज के पास गया। क्या हुआ वीरा, आजकल तुम शिकार नहीं करते? तू क्या मरने आया है इधर? जानता नहीं तू किससे बात कर रहा है? तुम चाहे कितने भी बड़े बाज हो, पर मेरे दम के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। अच्छा? चक्रू की बात सुनकर वीरा ने चक्रू पर हमला बोल दिया। थोड़ी ही देर में चक्रू का हाल बुरा कर वीरा वहां से उड़ गया। चक्रू वापस अपने घोंसले में आता है। लगता है शहद का असर मुझ पे नहीं हुआ। होगा भी कैसे? उस कंजूस रानी मधुमक्खी ने मुझे बूंद भर शहद दिया था। मुझे अब पूरा शहद पीना है। उन जानवरों ने कहा था कि उस जादुई शहद को पीने से मुझ में बहुत ज्यादा शक्ति आ जाएगी। शायद पूरा शहद पीकर ही मुझे वो ताकत मिलेगी। पर रानी मधुमक्खी ऐसे मुझे शहद नहीं देगी। कुछ तरकीब लगानी होगी। अगले दिन सभी मधुमक्खियां फूलों से रस लेने चली जाती हैं। रानी मधुमक्खी
छत्ते के बाहर थी। तभी चक्रू आता है। क्या हुआ चक्रू, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? कुछ नहीं रानी मधुमक्खी, कल मैंने आपके लिए एक और बागीचा देखा है। वहाँ के फूल बहुत ही चमकदार थे, पर अफसोस वहाँ कुछ और मधुमक्खियाँ भी थी। उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया, इसलिए मेरी ये हालत हो गई। आप चाहो तो खुद उनसे बात करके बागीचे से रस ले सकती हो। तुम्हारी ये हालत हमारे कारण हुई है चक्रू। रानी मधुमक्खी चक्रू को थोड़ा शहद पिलाती है, जिससे चक्रू के सभी घाव भर जाते हैं। अब ठीक लग रहा है। चलो मुझे उस बागीचे में ले चलो जहाँ तुमने वो जादुई फूल देखे हैं। मैं उन मधुमक्खियों से बात करूंगी। चक्रू रानी मधुमक्खी को अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद जंगल की गुफा आती है। क्या तुम सच में यहाँ आए थे? यहाँ तो कोई फूल नहीं है। हाँ रानी मधुमक्खी, वो अद्भुत फूल अंदर ही है। उसे खिलने के लिए रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती। रानी मधुमक्खी चक्रू की बातों में आ जाती है और उसके साथ अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही चक्रू रानी मधुमक्खी को एक पेड़ से बांध देता है। ये तुम क्या कर रहे हो चक्रू? कुछ नहीं रानी, मुझे तुम्हारे उस जादुई शहद की बहुत जरूरत है। उसे आज मैं पूरा पी जाऊंगा। उसके बाद मुझे मिलेगी ताकत और फिर मैं उस वीरा को सबक सिखाऊंगा। नहीं चक्रू, तुम ऐसा कुछ भी मत करो। चक्रू बिना कुछ कहे वहां से उड़ जाता है और मधुमक्खी के छत्ते के पास पहुंचता है। ये रही मेरे सपनों की ताकत। चक्रू ने देखते ही देखते सारा शहद पी लिया। अरे, मुझे तो कोई ताकत महसूस नहीं हो रही। उन जानवरों ने कहा था जो शहद रानी मधुमक्खी खुद से देंगी वही असर करती है। अरे, ये मैंने क्या कर दिया? तभी रानी मधुमक्खी और बाकी सभी वहां आ जाते हैं। दुष्ट कौवे, तुझे पता है ना, हम सभी जादुई मधुमक्खियां हैं। तुमने हमारे इतने समय की मेहनत खराब कर दी। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। तुझे शहद पीकर ताकत चाहिए थी ना, अब देख। ये कहकर रानी मधुमक्खी चक्रू पर जादू करती है और एक ही पल में चक्रू का आकार बड़े से छोटा हो जाता है। रानी मधुमक्खी वहां से चली जाती है। ये क्या हुआ मेरे साथ? मैं इतना छोटा कैसे हो गया? सतरंगी जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। रानो चिड़िया रोज बारिश में जाकर अपने छाते बेचा करती। रानो बहुत ही मासूम चिड़िया थी। पैसे कम होने के बावजूद भी रानो चिड़िया सभी पक्षियों की मदद किया करती थी। बारिश की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी, जिसके कारण रानो को उड़ने में परेशानी होने लगी। रानो बारिश के कारण एक डाल पर बैठ जाती है। हे भगवान, इतनी बारिश में तो पंख दुखने लगे हैं। ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है, पर मुझे इस बारिश को भूलकर अपने छाते बेचने होंगे। थोड़ी देर यहीं बैठ जाती हूँ। रानो अपने छाते लेकर एक डाल पर बैठी थी। तभी उसे किसी के चीखने की आवाज़ आती है। आह! अरे, ये किसके चिल्लाने की आवाज़ थी? इतनी बारिश में कहीं किसी पक्षी के साथ हादसा तो नहीं हो गया? जाकर देखना पड़ेगा। रानो डाल से उड़कर आवाज़ की ओर चली जाती है। अरे बाप रे, ये तो बिजली है। बचाओ, मेरी मदद करो। इसके पैरों से तो खून बह रहा है। इसे मदद की ज़रूरत है, पर अगर मैंने इसकी मदद की और बदले में इसने मुझे नुकसान पहुंचाया तो? पास जाकर देखती हूँ।
रानो बिजली चील के पास आती है। अरे चिड़िया, मेरी मदद करो, गलती से मैं शिकारी के जाल में फंस गई हूँ। इस जाल से मुझे बाहर निकालो। मैं तुम्हारी मदद करूँगी, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगी। मेरे पैर जख्मी हैं, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। ठीक है, मैं इस जाल को काटने की कोशिश करती हूँ। रानो अपनी चोंच से जाल को काटने की कोशिश करती है। बहुत कोशिश के बाद भी जाल नहीं टूटता। हे भगवान, ये जाल तो टूट ही नहीं रहा है। हाँ, पास ही जानू मौसी का घर है, मैं उनसे जाकर चाकू लेकर आती हूँ। बिजली, तुम यहीं रुको, मैं अभी वापस आती हूँ। नहीं नहीं, तुम मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। अगर तुम्हारे जाने के बाद वो शिकारी आ गया तो वो मुझे अपने साथ लेकर चला जाएगा। कुछ नहीं होगा, इस बारिश में कोई भी शिकारी जंगल में नहीं आता। मैं जल्द ही लौट आऊंगी। रानो वहां से उड़ जाती है और जानू मौसी के घर के बाहर आवाज लगाती है। जानू मौसी रानो को अंदर बुलाती है। क्या हुआ रानो, इतनी बारिश में तुम कहाँ भटक रही हो? रानो जानू मौसी को सारी बात बताती है। क्या बिजली फंसी है, वो भी जाल में? अरे वाह वाह रानो, तूने तो क्या खबर दी है मुझे। उस बिजली ने सारे जंगल में आतंक फैला रखा था। अब वो शिकारी उस बिजली को लेकर चला जाएगा और हमें उस चुड़ैल से छुटकारा मिलेगा। जानू मौसी नाम है मेरा, सब जानती हूँ। नहीं मौसी, मैंने उससे वादा किया है कि मैं उस जाल से उसे आज़ाद करूँगी, इसलिए मैं आपके पास चाकू लेने आई थी। ध्यान रखना रानो, कहीं तुम बिजली को बचाकर अपना ही नुकसान ना कर बैठो। ये लो चाकू। रानो जानू मौसी से चाकू लेकर वहाँ से उड़ जाती है। जब तक मैं बिजली के पास पहुँचूँ तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक हमारे कार्टून वीडियोस समय पर पहुँच जाएं। आपके इस कदम से हमें और वीडियो बनाने में हिम्मत मिलती है। रानो बिजली के पास पहुँच जाती है। जल्दी आओ चिड़िया, मुझे इस कैद से आज़ाद करो। रानो चाकू से जाल को काट देती है, जिसके बाद बिजली जाल के साथ नीचे गिर जाती है। तुम ठीक हो ना बिजली? हाँ मैं ठीक हूँ, पर मेरे पंख और पैर में बहुत चोट लगी है, मैं उड़ नहीं सकती। कोई बात नहीं बिजली, पास में ही मेरा घर है, तुम मेरे साथ वहीं चलो। रात हो जाती है और रानो बिजली को लेकर अपने घर आती है। घर में चील को देखकर मीठी डर जाती है। माँ, ये चील हमारे घर। डरो मत मीठी, बिजली जब तक ठीक नहीं हो जाती ये हमारे घर ही रहेगी और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। रानो बिजली के पैरों और पंखों पर दवा लगाती है, जिसके बाद बिजली घोंसले में ही सो जाती है। सुबह होती है। बारिश के मौसम के कारण सभी पक्षी अपने घरों में बैठे थे। तभी चमकी रानो के घर आती है। ए रानो, दरवाज़ा खोल, कब तक मेरे घर का किराया नहीं देगी? खोल दरवाज़ा। चमकी की आवाज़ से बिजली उठ जाती है और दरवाज़ा खोलती है। सामने एक चील को देखकर चमकी की बोलती बंद हो जाती है। क्या हुआ चमकी, तुम्हारी आवाज़ कैसे बंद हो गई? वो मैं क्या? मैं तो बस रानो से अपने घर का किराया मांगने आई थी। मुझे नहीं पता था तुम भी मुझे यहीं मिल जाओगी। अच्छा, तो तू किराया मांगेगी? आज से ये मेरा घर है। आज के बाद इस घर के आसपास भी मत भटकना, वरना मैं तुम्हें खाने में देर नहीं लगाऊंगी। नहीं, आपका ही घर है,
मैं अब वापस नहीं आऊंगी। डर के कारण चमकी वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद रानो छाते बेचने चली जाती है। छाते बेचते हुए उसकी नज़र लाडो, हरियाली और जानू मौसी पर जाती है। तीनों एक डाल पर बैठी हुई थी। रानो भी उनके पास जाती है। ओहो रानो, तुम सही समय पर आई हो। क्यों मौसी, क्या हुआ? क्या बताऊं रानो, हमने सोचा थोड़ी ही बारिश हो रही है, इसी में दाना ढूंढने निकल पड़े, पर बारिश इतनी तेज शुरू हो गई कि हमसे उड़ा ही नहीं जा रहा था और हम यहीं आकर बैठ गए। हाँ रानो, बारिश इतनी बढ़ गई कि इन पत्तों से भी बूंदें हम तक आ रही हैं। हाँ रानो, ना हम उड़ पा रहे हैं और ना चैन से यहाँ बैठ पा रहे हैं। तुम हमें अपने छातों में से कोई एक छाता दे दो। हाँ हरियाली, मैं अभी आप सभी को एक एक छाता दे देती हूँ। रानो, ये लाल वाला छाता मुझे देना। हाँ, और मुझे नीले वाला। अरे मुझे तो ये सतरंगी छाता दे दो रानो। इस सतरंगी जंगल में अब यही काम आने वाला है। रानो अपनी टोकरी से छाते निकालकर तीनों पक्षी को दे देती है। तीनों पक्षी अपने छाते का दाम रानो को दे देते हैं। क्या हुआ रानो, ये बूंदें तुम्हें परेशान नहीं कर रही हैं क्या, जो तुम बिना छाते के बैठी हुई हो? नहीं मौसी, अगर मैंने एक भी छाता इस्तेमाल कर लिया तो मेरे पास बेचने के लिए छाते कम होंगे। अगर मैंने छाते कम बेचे तो घर चलाने में समस्या होगी। चलो अब मैं चलती हूँ। रुको रानो, इतनी बारिश में तुम कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ, बारिश रुक जाए तब चली जाना। नहीं लाडो बहन, मुझे जल्दी ही इन छातों को बेचना होगा। उसके बाद मुझे बिजली और मीठी के लिए दाना लेने जाना है। बिजली का नाम सुनकर सभी पक्षी हैरानी से रानो की ओर देखते हैं। क्या बिजली के लिए दाना? हाँ हरियाली, कल बिजली शिकारी के जाल में फंस गई थी। वो बहुत जख्मी थी, इसलिए मैंने उसे अपने घर में पनाह दी है। अरे रानो, ये तुमने क्या किया? खुद ही शिकारी को न्योता देकर घर बिठा लिया। तुम्हारे जाने के बाद अगर उसने मीठी को खा लिया तो क्या करोगी? नहीं नहीं हरियाली, बिजली ऐसा कुछ नहीं करेगी। उसने मुझसे वादा किया है कि वह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अरे बाप रे रानो, ये तूने क्या किया? एक नन्ही सी बच्ची को उस शिकारी बिजली के पास छोड़ आई। अब वो न जाने मीठी का क्या हाल करेगी। अब तक तो बिजली मीठी को खा भी चुकी होगी। सभी की बातें सुनकर रानो चिड़िया परेशान हो जाती है। ये क्या, सभी मुझे बिजली के बारे में इतना सब कह रहे हैं, पर बिजली ने तो मुझसे वादा किया है कि वो मीठी को चोट नहीं पहुंचाएगी। पर अगर गलती से उसका इरादा बदल गया तो मेरी बेटी को। नहीं नहीं, मुझे जल्दी घर जाना होगा। रानो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। जानू मौसी, हरियाली और लाडो चिड़िया भी उसके साथ चले जाते हैं। बारिश की रफ्तार बढ़ रही थी। पानी धीरे धीरे जंगल की सतह पर भरने लगा। सभी पक्षी रानो के घर के पास पहुंच जाते हैं। वहां का नज़ारा देख सभी पक्षी परेशान हो गए। रानो का घर टूटकर नीचे गिर चुका था और आसपास कोई भी पक्षी नहीं था। हे भगवान, मेरी बेटी कहाँ है? कहा था ना रानो, अब तक तो वो बिजली मीठी को खा चुकी होगी। हमें आसपास ढूंढना होगा। शायद मीठी बिजली से बचकर भाग गई हो। तुम सही कह रही हो रानो, मीठी एक बहादुर चिड़िया है। जरूर वो आसपास कहीं छुप गई होगी। चलो उसे ढूंढते हैं। सभी पक्षी अलग अलग दिशाओं में मीठी को ढूंढने लगते हैं, पर मीठी उन्हें कहीं नहीं मिलती। तभी रास्ते में सभी को चमकी का घर नजर आता है।
सभी वहां जाते हैं और रानो चमकी को आवाज लगाती है, जिसे सुनकर चमकी बाहर आती है। क्या हुआ रानो, इतनी बारिश में तुम मेरे घर क्यों आई हो? चमकी, क्या तुमने मेरी बेटी मीठी को कहीं देखा है? मीठी? हाँ, मैंने उसे बिजली के साथ देखा था। क्या बात है रानो, तुमने तो एक चील को ही अपने घर में बॉडीगार्ड बना लिया है। नहीं चमकी, उस बिजली ने मीठी को अगवा कर लिया है। हम सभी उसे ही ढूंढ रहे हैं। हाँ चमकी, क्या तुमने मीठी को कहीं जाते हुए देखा है? मैंने मीठी को बेहोशी की हालत में देखा था। बिजली उसे गुफा की तरफ ले गई है। अरे बेवकूफ चमकी, तूने जब मीठी को बेहोशी की हालत में देखा था तो उसे रोका क्यों नहीं? बेवकूफ नहीं मौसी, समझदार कहिए। अगर मैंने उसे रोका होता तो वो मुझे भी अपने साथ लेकर चली जाती। चलो रानो, हमें गुफा की ओर चलना चाहिए। क्या पता अभी तक बिजली ने मीठी को कुछ ना किया हो। हाँ लाडो, भगवान करे मेरी मीठी हमें सुरक्षित मिल जाए। सभी पक्षी गुफा की तरफ उड़ जाते हैं। गुफा के बाहर पहुंचकर लाडो कहती है, हमें सावधानी से अंदर जाना होगा। हमें अपने साथ कुछ लेना होगा जिससे हम सुरक्षित बाहर वापस आ सके। वो देखो, वहाँ मशाल लगी है। हम इसी मशाल के सहारे अंदर जाएंगे। सभी पक्षी अपने पंजों में एक एक मशाल ले लेते हैं। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। उड़ते रहिए मौसी, हम बस पहुँचने वाले हैं। सभी पक्षी अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ मीठी एक पत्थर पर बेहोश लेटी हुई है और बिजली उसके पास ही लेटी हुई थी। बिजली के पंख जख्मी थे। शुक्र है बिजली ने मीठी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमें जल्दी से मीठी को लेकर यहाँ से उड़ना होगा। पर अगर बिजली ने हम पर हमला कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। वहाँ देखो मौसी, बिजली के पंख अभी भी जख्मी है। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रानो मीठी को लेकर बाकी पक्षियों के साथ बाहर आ जाती है। शुक्र है मीठी की जान बच गई और हमारी भी। इस बिजली का कुछ करना होगा। बिजली के कारण जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान रहते हैं। हम सभी मिलकर इस गुफा को आग लगा देते हैं। इसके बाद ना रहेगी बिजली और ना कर पाएगी हमें परेशान। सभी पक्षी मिलकर गुफा को आग लगा देते हैं। बिजली धुएं के कारण बेहोश हो जाती है। तभी मीठी को होश आता है। गुफा में आग देखकर मीठी कहती है, माँ, अंदर बिजली है, उसे बचाओ। मीठी, बिजली है इसीलिए ही हमने आग लगाई है। अगर हम वक्त पर ना आते तो बिजली तुम्हें खा चुकी होती मीठी। नहीं जानू मौसी, बिजली ने मेरी जान बचाई है। बारिश के कारण हमारा घर नीचे गिर गया, लेकिन बिजली ने अपने पंखों में मुझे छुपा लिया ताकि मुझे कोई चोट ना आए। इस कारण से बिजली के पंख भी जख्मी हो गए। वो मुझे भीगता हुआ देखकर यहाँ ले आई थी। माँ, बिजली को बचा लीजिए, उसने मेरी जान बचाई है। हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया। सभी पक्षी मीठी की बात सुनकर अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हैं और आग से बचकर गुफा के अंदर जाते हैं और बिजली को लेकर बाहर आते हैं। बिजली को होश आता है। हमें माफ़ कर दो बिजली, हमने तुम्हें गलत समझा। हाँ बिजली, हमें माफ़ कर दो। हमने सोचा तुमने मीठी को खा लिया है, पर तुमने उसकी जान बचाई है। कोई बात नहीं, मेरी पुरानी हरकतों के कारण ही आप सभी ने ये कदम उठाया। आज के बाद मैं जंगल के किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करूँगी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।
थैंक यू।